हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे रेट के बारे में। रेट के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू रेट को किस तरीके से समझेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारा कमरा है, एक ये रूम है। इस रूम की जो सिक्योरिटी है, इस रूम का जो प्रोटेक्शन है, वो किसकी जिम्मेदारी है? मेरे मम्मा पापा की जिम्मेदारी है। लोग आते हैं, इस कमरे में बैठते हैं। ना मैं इस कमरे को अपना कमरा कह पाती हूँ, ना मैं इस कमरे में अपनी चीज़ें अपने हिसाब से रख पा रही हूँ क्योंकि लोग आ रहे हैं, उसे छू रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं सामान चीज़ें। ना मैं इस कमरे को लॉक कर पा रही हूँ क्योंकि मेहमानों का डर है कि वो आएंगे, क्या सोचेंगे कमरे में क्या होगा। इस वजह से इस कमरे की सिक्योरिटी, इस कमरे का जो भी चीज़ें हैं इस कमरे के बारे में, वो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ, मेरी मम्मा के पास जाके मैं बोलती हूँ, मम्मा मेरे को ना इस कमरे में एक सिक्योरिटी चाहिए, एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि ठीक है, मैं बाबा से बात करूँगी। ठीक है, तो मेरी मम्मा जो हो गई वो हो गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हो गई। मेरे बाबा से बात करेंगे कह रही है वो, तो मतलब मेरे डैड जो हो गए वो सुप्रीम कोर्ट हो गए। मेरे डैड ने बोला कि आज से नूरी के कमरे में कोई नहीं जाएगा, तो वो नूरी के कमरे में कोई नहीं गया। उसके बाद ये हो गया डैड हमारे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मैंने इस पर्पज़ से कहा है, सुप्रीम कोर्ट मैंने इस पर्पज़ से कहा है क्योंकि जो मेरा कमरा है वो मेरी सिक्योरिटी पूरी, मेरे कमरे की जितनी भी प्रोटेक्शन है वो सब मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने बोला तभी सिक्योरिटी मेरे कब्जे में आई है, तभी प्रोटेक्शन मुझे मिला है। इसी तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फोर्स करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है। किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। जिसको मिल रहा है वो कर्टेल तो नहीं हो रहा है कहीं। इस जो सिक्योरिटी है, उसकी जो प्रोटेक्शन है, ये देता है दोनों, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। इन दोनों के अलावा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है फंडामेंटल राइट्स को। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है फंडामेंटल राइट्स को। जो रिट है बेसिकली, वो रिट को प्रोटेक्शन, जो रिट है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है रिट के थ्रू। तो वो जो हाई सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंदर देता है प्रोटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देता है। उस तरीके से 226 हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट प्रोटेक्शन देता है रिट को जाए इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू आउट। उसके बाद हम आर्टिकल 32 को देखें तो उसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 2 इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्शन देता है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी देता है प्रोटेक्शन। किस तरीके से, अगर किसी इंडिविजुअल का कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, उसे नहीं मिल पा रहा है, वो कर्टेल हो रहा है, तो पर्टिकुलरली बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जा करके वो बोल सकता है कि मेरे पर्टिकुलर जो है जो फंडामेंटल राइट्स है वो कर्टेल हो रहा है और उसका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, तो सिक्योरिटी दे सकते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट बंदे का नहीं हो रहा है, उसे नहीं मिल रहा है ये राइट, तो सुप्रीम कोर्ट इन 32 आर्टिकल के अंतर्गत इंडिविजुअल को सेफगार्ड दे सकता है। अगर इंडिविजुअल चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इंडिविजुअल को दे सकता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन एक बात यह है, इंडिविजुअल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इंडिविजुअल को हाई कोर्ट भी जाना होता है। हाई कोर्ट जाएगा तो ठीक है, अगर हाई कोर्ट नहीं जाता है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि व्हाट्स द रीज़न कि आप हाई कोर्ट नहीं गए। इंडिविजुअल को जो बंदा है उसे बताना पड़ेगा क्या रीज़न है कि इस वजह से हम हाई कोर्ट नहीं गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आए हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देने वाले 2 आर्टिकल्स हैं। इनके अलावा भी आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। आर्टिकल 32 के तरीके हम रिट्स के द्वारा देते हैं और 226 आर्टिकल के अंतर्गत हम हाई कोर्ट के थ्रू रिट जारी करते हैं। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देते हैं। रिट जो होती है बेसिकली वो होती हैं 5 तरह की। सबसे पहली होती है हैबियस कार्पस, उसके बाद होती है मैंडामुस, उसके बाद होती है सर्शियो, उसके बाद होती है प्रोहिबिशन और उसके बाद होती है क्वो वारंटो। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो पहला जो रेट है वो है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस क्या होता है? बेसिकली जितनी भी तरह के रेट है, चाहे वो सर्शियो हो, हैबियस कार्पस हो, मैंडामुस हो, प्रोहिबिशन या क्वो वारंटो हो, ये सारे के सारे जो होते हैं ये लैटिन भाषा के हैं। लैटिन भाषा के अंतर्गत का हैबियस कार्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। ठीक है, हैबियस कार्पस के अंतर्गत क्या होता है, एकदम इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं। कोई बंदा होता है, अगर वो बंदा स्टेट के थ्रू
हाँ, तो जो कोई बंदा होता है, अगर स्टेट उसको डिटेन कर रहा है, किसी भी मैटर पे स्टेट उसको डिटेन कर रहा है और वो बंदा इलीगल घोषित कर दिया गया है, उस बंदे को डिटेन किया गया है और वो बंदा किसी न किसी जुर्म में, किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, डिटेन किया गया है और वो इलीगल आ गया है, तो क्या होता है, स्टेट क्या करती है, अगर उसके स्टेट उसको करती है और अगर वो इलीगल आ गया, उसके फैमिली, फ्रेंड या कजिन, ये फैमिली हो या फ्रेंड हो या फिर कोई भी उसका रिश्तेदार हो, वो क्या करता है, हिबस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा करके हिबस कॉर्पस को क्या प्रिंट आउट करवाता है, हिबस कॉर्पस जो चिट वो होता है उसको इशू करवाता है हिबस कॉर्पस को। उसके बाद वो डायरेक्टली स्टेट के पास जाते हैं और हिबस कॉर्पस जो इशू होता है उसको दिखाते हैं और हम जो पर्टिकुलरली बंदा है इसको अपने जो भी इसने जुर्म किया होता है ये देखा जाता है कि आपने, ये सुप्रीम कोर्ट पहले ये देखता है कि स्टेट से पूछता है कि आपने जिस मैटर पे इसको डिटेन किया है उसका रीज़न क्या है, आपने जिस मैटर पे इसको डिटेन किया उसका रीज़न क्या है। अगर वो रीज़न लॉजिकल होता है, अगर वो रीज़न सही होता है तो उसे वहाँ पर रखा जाता है, वरना उसको इलीगल करके उसको हटा दिया जाता है। वो कहते हैं अपने घर आप जा सकते हो। इसी तरीके के जो हिबस कॉर्पस से रिलेटेड केस है तो उसके बारे में हम बात करें, अगर हिबस कॉर्पस के केस के बारे में बात करें तो राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है जो कि राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। ये केस है जो काफ़ी चर्चा में रहा है फॉर दैट टाइम जब ये केस हुआ था, राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ऐसा था कि एक बंदे को 14 साल की सज़ा होती है और उसको जब स्टेट उसके फैमिली मेम्बर्स हिबस कॉर्पस इशू करवाने जाते हैं तो स्टेट से हिबस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि स्टेट से कि आप किस मैटर पे इसको डिटेन कर रहे थे, तो वो मैटर जो होता है, लॉजिक जो होता है वो इलीगल होता है। इस वजह से उस बंदे को उस जेल से, उस मैटर से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसको इस मैटर से उसका मैटर सॉल्व कर दिया जाता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। इसी को हम कहते हैं हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेट है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, एज इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सेकंड की, जिसका नाम है मैंडामुश। मैंडामुश का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड मतलब हम किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी कॉलेज को, किसी भी नॉन कॉर्पोरेशन को, किसी भी नॉन कॉर्पोरेशन मतलब किसी भी स्टेटरी बॉडी को या किसी नॉन स्टेटरी बॉडी को या ट्रिब्यूनल को उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं, परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, उसकी जो भी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म करने के लिए हम कह सकते हैं अंडर द मैंडामुश रिट के थ्रू। ये जो इस मैंडामुश के थ्रू कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ये रिट इशू होती है, इसका एक केस भी है गुजरात फाइनेंस कमीशन वर्सेस लोटस होटल केस है जो, वो भी इसी के अंदर आता है। गुजरात फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्सेस रॉयल होटल या लोटस होटल, ये केस है जिसके अंतर्गत मैंडामुश के थ्रू आउट हम किसी भी पब्लिक जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के बारे में कह सकते हैं। हम बात करने वाले हैं तीसरे रिट्स के बारे में जिसका नाम है सर्शियरी जो राइट है, बेसिकली जो रिट है हमारा बेसिकली वो है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं वो कमांड कर सकते हैं लोअर कोर्ट को। वो लोअर कोर्ट से कह सकते हैं कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आपने जो भी केसेस उन पे रिव्यू किया है, जो भी जजमेंट दिए हमें, हाँ आप हमें उन्हें दिखाइए। इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, वो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि लोअर कोर्ट कहीं कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहा है, वो इलीगल मैटर्स पे फालतू की चीज़ें, फालतू के जजमेंट तो नहीं दे रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करता है, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे देखते हैं कि लोअर कोर्ट ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलरली जजमेंट को पूरा की पूरा खारिज कर देते हैं, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो भी लोअर कोर्ट ने अपनी पर्टिकुलरली जजमेंट में, अपनी पर्टिकुलरली केस में कुछ भी कहा होता है वो अमान्य हो जाता है, वो वैलिड नहीं होता है, नॉन वैलिड हो जाता है। उसके बाद का जो हमारा है फोर्थ नंबर, अब हम बात करने वाले हैं प्रोहिबिशन की बात करते हैं। प्रोहिबिशन के पहले वाला हमारा जो था सर्शियरी, उसको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सर्शियरी में क्या था कि अगर कोई जजमेंट आ गया है उसके बाद हम उस पर रिव्यू करते हैं। अगर जजमेंट गलत होता है, अगर किसी लोअर कोर्ट ने जजमेंट गलत दिया होता है तो क्या होता है, वो इलीगल हो जाता है, उसको नॉन वैलिड घोषित कर दिया जाता है, वो माना नहीं जाता है। गलती होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है, लोअर हाई कोर्ट ऐसा करता है, जब गलती हो चुकी होती है, जब लोअर कोर्ट अपना फैसला सुना चुके होते हैं। इसीलिए जो क्योर होता है, क्योर करने से पहले वाला जो हमारा होता है वो होता है सर्शियरी।
ठीक है। प्रोहिबिशन क्या होता है, हम गलती करने वाले ही होते हैं, उससे पहले रुक जाते हैं। हम कुछ गलत करने वाले हैं, कुछ लिखने वाले थे, हम गलत करने वाले थे, लेकिन हमें किसी ने रोक दिया। दिस इज नॉट ए स्पेलिंग ऑफ पर्टिकुलरली थिंग्स, इसका कोई इतना मीनिंग नहीं है, जो आप लिख रहे हो कोई मीनिंग सही नहीं है। तो प्रोहिबिशन ये होता है, आप कोई जजमेंट देने वाले हो पर अदर पर्सन ने रोक दिया, ये जजमेंट गलत है। लेकिन सर्चरी में ऐसा नहीं होता, आप जजमेंट दे चुके होते हो, तब हाई कोर्ट आता है, कब सुप्रीम कोर्ट आता है, अपना रिव्यू मांगता है, उसके बाद आप देखते हैं कि इलीगल है कि इलीगल नहीं है। तो इसी बात को हम सर्जरी में करते हैं। और प्रोहिबिशन का मतलब यही होता है कि प्रोहिबिशन में हम पहले कोई भी गलती करने से पहले रुक जाते हैं, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं पांचवें, लास्ट जो हमारा है उसके बारे में है क्व वारंटो। क्व वारंटो क्या होता है, क्यों वारंटो, क्यों वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। जैसे हम एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को क्यों वारंटो किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से ये इशू होता है। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं या किसी भी ग्रेजुएशन के एग्जाम में जाते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलरली कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। नर्सिंग में एडमिशन होता है, एबी में एडमिशन होता है, आप एग्जाम देते हो कि हमको इसके एंट्री के लिए एग्जाम चाहिए, हम इसके एलिजिबिलिटी हैं कि नहीं है। तो आप किसी भी कॉलेज में जाने से पहले एग्जाम दे रहे हो, फिर आप कॉलेज में जा रहे हो, तो इसी वजह से जो पब्लिक ऑर्डर होता है उसको आपने पब्लिक पूरी तरीके से किया होता है या नहीं किया होता है। क्योंकि अगर आप जा रहे हो तो आपने ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया होगा। अगर किसी तरीके से आप ऐसी अथॉरिटी हो कि आपने नहीं किया एग्ज़ाम को, ऐसे चले गए हो, तो क्या होता है, इंटर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है और आप ऐसे चले गए, तो अथॉरिटी ऐसा अज्यूम करती है कि आपने किया है, पर आपने नहीं किया होता है, तो आपको इलीगल घोषित कर दिया जाता है। आपको उस पर्टिकुलरली पब्लिक ऑर्डर से हटा भी दिया जाता है, आपको उस स्कूल से भी हटा दिया जा सकता है अगर क्व वारंटो इशू हो सकता है, आपके खिलाफ इशू हुआ है। तो अगर हम बात करें अब सारे अपने जितने भी रिट्स हैं उसको हमने रिवाइज करने के बारे में, तो हम लाइटली एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। हेबस कार्पस पहला हुआ था हमारा, सेकंड हुआ था हमारा मैंडामुस, थर्ड हुआ था हमारा सर्शियरी, उसके बाद फोर्थ हुआ था हमारा प्रोहिबिशन और लास्ट हमारा है क्व वारंटो। इसके बारे में हमने आपको पूरा संक्षिप्त रूप से बता दिया है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।